नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना और आपके साथ मैं हूं रचना। अगले 22 मिनट में हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले बात यूपी की हाथरस में गैंगरेप के शिकार पीड़ित महिला के आत्महत्या करने के मामले को लेकर आज जमकर बवाल हुआ। घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। गुस्साए लोगों ने कई ट्रकों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। गुस्साए लोगों ने पीड़ित महिला का शव सड़क पर रखकर जाम लगाया। सड़क पर टायर जलाकर रख दिए गए और आसपास के इलाके में जमकर तोड़फोड़ की गई। ये लोग पीड़ित महिला के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे। इस हंगामे के चलते ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया। हंगामे की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश तो की, लेकिन लोग उग्र हो गए। लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और लाठीचार्ज कर हंगामा करने वालों को खदेड़ा। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कश्मीर को आजाद करने की बात कहने वाले वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक के खिलाफ शिवसेना ने मोर्चा खोल दिया है। जम्मू में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने वैदिक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला फूंका। वेद प्रताप वैदिक के खिलाफ कांग्रेस ने भी सड़क पर मोर्चा खोल दिया है। कश्मीर पर दिए गए वैदिक के बयान को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और उनका पुतला भी फूंका। वेद प्रताप वैदिक के कश्मीर पर दिए बयान और आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात पर आज भी संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। होट हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष वैदिक की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था। वैदिक को लेकर हो हंगामे पर लोकसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बयान दिया और कहा कि वैदिक और हाफिज सईद की मुलाकात से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कि श्री वेद प्रताप वैदिक की पाकिस्तान यात्रा या वहां हुई हाफिज सईद से उनकी मुलाकात से भारत सरकार का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। शुद्ध रूप से उनकी निजी यात्रा और व्यक्तिगत मुलाकात थी। राज्यसभा में भी हो हंगामा हुआ तो सरकार का पक्ष रखने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली सामने आए। कल की ही तरह राज्यसभा में उन्होंने फिर से कहा कि वैदिक हाफिज की मुलाकात से सरकार का कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार वैदिक पर कार्रवाई करने से बच रही है। उन्होंने कहा कि जब यासीन मलिक हाफिज सईद से मिले थे तो बीजेपी ने यासीन की गिरफ्तारी की मांग की थी, लेकिन वैदिक के केस में वो चुप हैं। कि जब यासीन मलिक कश्मीर से हाफिज सईद को मिला, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और उन्होंने कहा कि हाँ, इस यासीन मलिक को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज उसको मिस्टर वैदिक के पासपोर्ट के बारे में क्या कहना है, आज उसको अरेस्ट करने के बारे में क्या कहना है। आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात पर बवाल अभी थमा भी नहीं था कि कश्मीर को आजाद करने की बात कर वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक फिर से घिर गए। हालांकि वैदिक का कहना है कि पाकिस्तानी चैनल को दिए उनके इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कश्मीर जो है उसको अलग करना बड़ी भारी मूर्खता होगी। उससे भारत का ही नुकसान नहीं होगा, भारत से ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान और पाकिस्तान से ज्यादा कश्मीर का नुकसान होगा। पाकिस्तान में उसको रुकने दीजिए, हिंदुस्तान में उसको नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, तो उसको वहां से उसका पार्सल वापस लाहौर कराची भेज दीजिए। इतना ही नहीं, शिवसेना ने वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की भी मांग की। प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि जो केस कसाब और अफजल गुरु पर चला वही केस वैदिक पर भी करना चाहिए। मैंने उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की है। जिस प्रकार का मुकदमा कसाब और अफजल गुरु के खिलाफ चला है, उसी प्रकार से मुकदमा इस व्यक्ति के खिलाफ चलना चाहिए। यही देश की और शिवसेना की मांग है। अफजल गुरु के खिलाफ चला है, उसी प्रकार से मुकदमा इस व्यक्ति के खिलाफ चलना चाहिए। यही देश की और शिवसेना की मांग है। बीजेपी भले ही खुलकर बोलने से बच रही हो, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने तक की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि कश्मीर को आजाद करने की बात कहना बिल्कुल गलत है। क्यों मिले, ये उनको मिलना नहीं चाहिए था, यह उचित काम किया। और कश्मीर पर जो उन्होंने बयान दिया है, ये तो घोर आपत्तिजनक बयान है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, रहेगा। वेद प्रताप वैदिक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने वेद प्रताप वैदिक पर राष्ट्रद्रोह का केस चलाने की मांग की है। पार्टी महासचिव नरेश अग्रवाल ने कहा कि वैदिक ने देश को तोड़ने वाला बयान दिया है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो एक तरीके से राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है, जो देश की एकता अखंडता को भी खतरे में डाल सके। जो कहे कि
आजाद कश्मीर कश्मीर सब मिलाकर एक राष्ट्र बना देना चाहिए। इसका मतलब कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है उसको भारत से अलग कर देना चाहिए। तो एक तरीके से राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। वैदिक हाफिज मुलाकात को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने संघ और सरकार दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वैदिक आरएसएस के आदमी हैं। साथ ही राहुल गांधी ने पूछा कि क्या ये मुलाकात भारतीय दूतावास से करवाई। The Indian embassy facilitated this event. If they help this gentleman in any way, that's what we are curious about. He is quite Thank close you. to the RSS also. Yeah, he's a RSS man. राहुल गांधी के बयान को वेद प्रताप वैदिक ने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि वो एक दिन के लिए भी आरएसएस से जुड़े नहीं रहे हैं। जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो बड़े नेता हैं और मैं तो नाचीज चीज हूँ। इस पर भी मैं कोई एतराज नहीं करूंगा। ये दोनों बातें असत्य हैं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक दिन भी सदस्य नहीं रहा। आरएसएस से हाल ही में बीजेपी में आए राम माधव ने कहा कि वैदिक आरएसएस से जुड़े नहीं हुए हैं। राम माधव ने ये भी कहा कि जो वैदिक सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर के साथ घूमते हैं वो आरएसएस के आदमी कैसे हो सकते हैं। मैं वैदिक साहब का आरएसएस से कोई संबंध नहीं है। मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद के साथ घूमने वाले आरएसएस के थोड़ी होते हैं। वेद प्रताप वैदिक को आरएसएस का आदमी बताने पर बीजेपी भड़क उठी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा ने कहा कि राहुल के बयान को उनकी पार्टी ही गंभीरता से नहीं लेती तो फिर हम क्या लें। कांग्रेस सीरियस बची नहीं उनके बारे में। बुद्धि से जिसका नाता नहीं है, पद अगर विरासत में नहीं होती तो मिला नहीं होता। संघ का स्वयंसेवक कौन है ये समझने के लिए भी राहुल गांधी को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। उधर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने भी राहुल गांधी के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि कुछ लोगों को सुबह शाम आरएसएस की याद आती है तो इसमें हम क्या करें। कुछ लोगों को आरएसएस सुबह शाम को दोपहर में याद आता है, हम लोग क्या करें। आरएसएस एक राष्ट्रीय देशभक्त और एक रचनात्मक संगठन है। रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस। इट्स ए ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। वैदिक को राहुल गांधी आरएसएस का आदमी बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने कहा कि वैदिक कांग्रेसी हैं और वो राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक के साथ घूमते रहे हैं। कांग्रेस के पूरे आदमी हैं और शंकर अय्यर के साथ घूमते हैं और राजीव गांधी के देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने सफाई देते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि वेद प्रताप वैदिक न तो बीजेपी के और न ही आरएसएस के सदस्य हैं। कई ऐसे पत्रकार और दूसरे लोग हैं जो बराबर कश्मीर और पाकिस्तान में अलगाववादियों से मुलाकात करते रहते हैं। कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने वैदिक पर चुटकी लेते हुए ट्वीट किया, 56 इंच छाती वाले भैया के दूत बनकर वो पाकिस्तान गए और एक आतंकवादी से गुहार लगाई कि हमारे प्रधानमंत्री को अपने देश का दौरा करने की इजाजत दें। उधर आतंकी सरगना हाफिज सईद ने वैदिक से मुलाकात के बाद भारत में मचे घमासान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाफिज सईद का कहना है कि अगर इस मामले पे हंगामा मचता है तो ये शर्मनाक है। आतंकी सरगना हाफिज सईद ने वैदिक से मुलाकात को भारतीय संसद में उठाए जाने पर हैरानी भी जताई है। हाफिज सईद ने ट्वीट कर लिखा कि इस मुद्दे पर भारतीय संसद में हंगामा होना संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। दिल्ली में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर बीजेपी ने बीएसईएस कंपनी के हेडक्वार्टर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस वालों से नोकझोंक भी हुई। बीजेपी के सांसद रमेश विधूड़ी और विधायक सत्य प्रकाश राणा की अगुवाई में सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता झंडा लेकर बीएसईएस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कंपनी से बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। यूपी में बिजली संकट गहरा गया है। अनपरा पावर प्लांट की 2 और परिछा पावर प्लांट की 1 यूनिट ठप हो गई है, जिससे लगभग 2300 मेगावाट बिजली की कमी हो सकती है। ऐसे में बिजली की किल्लत से परेशान यूपी को और संकट का सामना करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने यूपीएससी की परीक्षा में बैठने वाले हजारों परीक्षार्थियों को फौरी राहत दी है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीसेट को लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए हम परीक्षा टालने की सिफारिश कर रहे हैं। ये 24 अगस्त को जो प्रीलिमिनरी परीक्षा होने वाली थी, उस परीक्षा की तिथि थोड़ी आगे कर दी जाए। ये भी आश्वासन कि किसी भी स्थिति में भाषा के कारण इनसे अन्याय हो, ये सरकार इस पक्ष में नहीं है।
दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे कई परीक्षार्थी सीसैट को खत्म करने की मांग को लेकर हफ्ते भर से अनशन पर बैठे हुए हैं। हिंदी की अनदेखी को लेकर हजारों छात्र सीसैट परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। केंद्र से फैसले से अब इन्हें थोड़ी राहत मिल सकती है। आईएएस अफसर अशोक खेमका के लिए राहत भरी खबर है। आईएएस खेमका की जल्द ही केंद्र में नियुक्ति की जाएगी। खेमका की नियुक्ति की कैबिनेट सचिव ने हरी झंडी दिखा दी है। उन पर लगे सभी आरोप खत्म कर दिए गए हैं। खेमका पर पद के दुरुपयोग समेत कई गंभीर आरोप लगे थे। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच हुए सौदे को रद्द कराने के विवाद को लेकर खेमका चर्चा में आए थे। उनमें हरियाणा के गोदामों में सीट खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। अब ये सारे आरोप समाप्त कर दिए गए हैं। एनडीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की एक और सिफारिश को फिर से विचार करने के लिए लौटा दिया है। कॉलेजियम ने कर्नाटक हाईकोर्ट के जज केएल मंजुनाथ को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की थी। एक अंग्रेजी अखबार छपी खबर के मुताबिक सरकार ने जस्टिस मंजुनाथ पर सिफारिश को लौटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के ही एक सीनियर जज की प्रतिकूल टिप्पणी के आधार पर किया। ऐसा करने से पहले कानून मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विचार विमर्श कर लिया था। मुरादाबाद के कांठ बवाल में गिरफ्तार बीजेपी कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी है। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि बीजेपी अपना कार्यक्रम नहीं कर सके। मुंबई की बात करते हैं। आज भी हाईटाइड मुंबई में आई। दोपहर करीब 2:28 पर समंदर में हाईटाइड आई और करीब 5 मीटर तक ऊंची ऊंची लहरें उठी। बीएमसी ने पहले से ही इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया था। हाईटाइड को देखते हुए बीएमसी ने पहले से ही खास बंदोबस्त किए थे। समंदर के पास जाने से लोगों को रोका गया था। साथ ही गोताखोरों का टीम भी वहां पर मौके पर मौजूद थी ताकि अनहोनी की सूरत में रेस्क्यू किया जा सके। आज भले ही हाईटाइड आकर चली गई हो, लेकिन मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 2 और दिनों के लिए हाईटाइड आने की चेतावनी दी है। 17 जुलाई तक मछुआरों को समंदर में न जाने के लिए कहा गया है। मुंबई के बाद समंदर में कमर्शियल जहाज डूब गया। जहाज पर सवार 30 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया। 3 चेतक हेलीकॉप्टर, 2 जहाज और 3 फास्ट पेट्रोल वैसे ही उसके जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सोमवार की सुबह करीब 11:30 बजे ये जहाज लहरों के बीच बुरी तरह से फंस गया था और एक तरफ झुकने लगा था। जहाज पर सवार क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकालने के लिए कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस जहाज पर अभी भी सामान बहुत ज्यादा लदा हुआ था। मुंबई में अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस सीजन में मुंबई में अब तक की भारी बारिश होने वाली है। पिछले कुछ दिन से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जल जमाव की दिक्कतें भी आई हैं। उत्तराखंड में गढ़वाल के ऊपरी हिस्सों में भारी बारिश होने से एक बार फिर से चारधाम यात्रा पर खतरा मंडराने लगा है। केदारनाथ जाने वाले रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे पर कई जगहों पर वहां पर टूट गया है और सड़क टूटने से कई यात्री फंसे भी हुए हैं। बारिश की वजह से केदारनाथ के कई रास्तों में भारी भूस्खलन हो रहा है। रास्ते टूटने से केदारनाथ यात्रा में दिक्कत आ रही है। मलबे के चलते उत्तरकाशी केदारनाथ मार्ग को बंद करना पड़ा है। हालात देखकर चारधाम यात्रा फिलहाल के लिए रोक दी गई है। रुद्रप्रयाग में फंसे केदारनाथ यात्रियों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। सड़कों से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। हालात को लेकर स्थानीय प्रशासन अलर्ट है। उधर चमोली में भी बारिश से बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले रास्ते टूट गए हैं, जिससे तीर्थ यात्रियों की आवाजाही खतरे में पड़ गई है। कई जगह अस्थायी और खतरनाक रास्तों से लोग सफर कर रहे हैं। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश होने से गंगा नदी का जलस्तर अचानक काफी बढ़ गया है। ऋषिकेश से चारधाम जाने वाली सड़कें और रास्ते कई जगह टूट गए हैं। रास्तों को दुरुस्त किया जा रहा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 16 और 17 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चारधाम यात्रा के मार्गों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश का हवाला देते हुए श्रद्धालुओं को गंगोत्री यमुनोत्री धाम जल्द से जल्द छोड़ देने की सलाह दी गई है। दरअसल पिछले साल आई आपदा के बाद अब भी चारधाम के यात्रा मार्गों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। बीते दिनों हुई बारिश से बद्रीनाथ मार्ग का एक हिस्सा बह जाने से प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं। ऐसे में भारी बारिश की चेतावनी ने मुसीबत और बढ़ा दी है। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अहम मुलाकात हुई। ब्राजील के फोर्टलेजा में हुई इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं की पहली मुलाकात थी। बैठक में भारत चीन ने आपसी सीमा विवाद पर चर्चा की। दोनों देशों के प्रमुखों ने आपसी बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाने का फैसला किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ कारोबार बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने चीनी निवेश में बढ़ोतरी की बात रखी। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी बात हुई। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कैलाश मानसरोवर के लिए नए रूट का सुझाव भी दिया।
पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ये मुलाकात 40 मिनट के लिए तय थी, लेकिन बातों का सिलसिला लंबा चला और 80 मिनट तक की बैठक चलती रही। It was a meeting which, as many of you are aware, was scheduled for approximately 30 to 40 minutes. It went well beyond the schedule. In fact, it was a meeting which lasted approximately 80 minutes. खास बात यह थी कि इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी में अपनी बात रखी। आमतौर पर भारतीय प्रधानमंत्री द्विपक्षीय बातचीत में अंग्रेजी में ही बात करते हैं, लेकिन मोदी ने हिंदी को ही चुना। मोदी ने चीनी राष्ट्रपति से हुई इस मुलाकात को खास बताया और कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले इस मुलाकात का विशेष महत्व है। आपसे मुझे प्रत्यक्ष मिलने का अवसर मिला है। ब्रिक्स समिट के इस अवसर पर भारत और चीन की इस मुलाकात का सविशेष महत्व है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी जीत के बाद चीनी दूध के भारत भेजे जाने को लेकर चीन को शुक्रिया भी कहा। उन्होंने कहा कि भारत को चीन की तरफ से बड़ा सम्मान था। चुनाव जीतने के तुरंत बाद आपने अपने एनवॉय को स्पेशली भारत भेजा। ये अपने आप में मेरी नई चुनी हुई सरकार को चाइना की तरफ से कितना सम्मान दिया गया है, उसका कितना महत्व है आपके लिए, इस बात को मैं भली भांति समझ सकता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और भारतीय आर्मी चीफ विक्रम सिंह को चीन में मिले विशेष सम्मान के लिए शुक्रिया भी जाहिर किया। पंचेल की अर्ध शताब्दी के अंदर हमारे उपराष्ट्रपति जी भी वहां आए। पिछले दिनों हमारे आर्मी चीफ भी यहाँ आए थे। उनको भी एक विशेष रूप से सम्मान आपके यहाँ दिया गया। उधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मोदी से मुलाकात को खास बताया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन प्राचीन सभ्यताएं हैं और हजारों साल के संपर्क में हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। आज भी हम उसी तरह से अपने अनुभवों को बांटते हैं। बैठक के दौरान चीन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन आने का न्योता भी दिया, जिसे मोदी ने कबूल कर दिया है। वो नवंबर में चीन जाएंगे, तो वहीं चीन के राष्ट्रपति सितंबर में भारत दौरे पर आएंगे। उधर आज से ब्राजील के फोर्टलेजा में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। पीएम मोदी जर्मनी से सीधे ब्राजील के फोर्टलेजा पहुंच चुके हैं। ब्राजील पहुंचने पर भारतीय राजदूत और ब्राजील सरकार के प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। दरअसल ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे 5 देशों का संगठन है। ब्रिक्स की बैठक हर साल होती है। ब्राजील में होने वाले इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों में सुधार लाने पर भी चर्चा होगी। ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स विकास बैंक की रूपरेखा पर चर्चा होगी। साथ ही इस पर भी विचार होगा कि विकास बैंक का मुख्यालय शंघाई में होगा या फिर नई दिल्ली में। विकास बैंक की न्यूनतम पूंजी क्या रखी जाएगी, इस पर भी विचार होगा। ब्रिक्स सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई को ब्राजील की राजधानी ब्राजिलिया में दक्षिण अमेरिका के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं, जिसके बाद 17 जुलाई को वो वापस लौटेंगे। दिल्ली की कोंडली से आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पर जीटीबी अस्पताल के महिला गार्ड से बदसलूकी का आरोप लगा है। विधायक मनोज कुमार अस्पताल में एडमिट पार्टी के कार्यकर्ता से मिलने गए थे। इसी दौरान उनकी महिला गार्ड से झड़प हो गई। करके वो कह रहे अरे ये है वो लेडीज, देखो इनको मारो पकड़ के ये करो। मतलब इतनी बदतमीजी उन लोगों ने करी है हमारे साथ में, पूछ जाना। खुद विधायक ने मेरे साथ में बदतमीजी करी है। आप विधायक मनोज कुमार ने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि वहां पर मौजूद गार्ड्स ने उनके साथ बदसलूकी की और मारपीट की और उन्हें धक्का देकर बाहर कर दिया। नीचे फेंका, गाली दी, कह रहे ऐसे विधायक बहुत तेरे देखे, बाहर निकल गया। साथ बदसलूकी की और मारपीट की और उन्हें धक्का देकर बाहर कर दिया। नीचे फेंका, गाली दी, कह रहे ऐसे विधायक बहुत तेरे देखे, बाहर निकल गया। से धक्का मुक्की करनी शुरू करी उसने मेरे साथ। उसके बाद वहीं टेबल पे सर्जिकल ब्लेड था, उसके हाथ में वो आया, कह रहा देख रहे 2 मिनट में पोस्टमार्टम कर देंगे तेरा हम। महिला गार्ड के मुताबिक विधायक अपने दर्जनों समर्थकों के साथ अस्पताल में भर्ती कार्यकर्ता से मिलने आए थे। एक साथ इतने लोगों को जब मिलने की इजाजत नहीं दी गई तो वो गुंडागर्दी करने लगे। हालांकि हमारी गलती नहीं, हमें परमिशन मिले एक पेशेंट के साथ एक आदमी छोड़ो, उसके बावजूद ये 10-12 बंदे और गुंडागर्दी अंदर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार ने कहा कि कोई महिला गार्ड नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज से सारा मामला साफ हो जाएगा। कोई महिला गार्ड उस समय पे नहीं खड़ी हुई थी। सीसी कैमरे की हमने फुटेज मांगी है, सीसी कैमरा एकदम साफ करके देगा, रिपोर्ट देगा।
आप देखिएगा सीसी कैमरे के अंदर कौन बदतमीजी कर रहा है, कौन किसको मार रहा है, किसके हाथ में सर्जिकल ब्लेड है, और वहाँ कितनी महिला गार्ड थी जिससे मैंने वाद विवाद करा। बताया जा रहा है कि विधायक रात करीब 10:30 बजे अस्पताल गए थे। विधायक के अस्पताल पहुंचने के बाद काफी देर तक हंगामा जारी रहा। पुलिस ने दोनों की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इराक में चल रहे युद्ध में भारत के 4 युवाओं के शामिल होने की खबर पर गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट तलब की है। एक अंग्रेजी अखबार में खबर छपी थी कि मुंबई और ठाणे के 4 युवक इराक में ISIS संगठन में शामिल हो गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मुंबई और ठाणे के 4 भारतीयों के ISIS संगठन में शामिल होने की खबर है। मुंबई से सटे कल्याण के एक शख्स ने ये बात अखबार को बताई, जिसने अपने बेटे के आतंकियों से मिले होने की आशंका जताई है। उधर जिन लड़कों के आतंकी संगठन ISIS में शामिल होने की बात की जा रही है, उनमें से एक लड़के के घर वालों ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके बेटे का फोन आया था। उसने कहा कि वो नौकरी ढूंढ रहा है। आपके बच्चे का आखिरी कांटेक्ट कब हुआ? 7 जून को कांटेक्ट हुआ। उसने कहा कि मैं यहाँ हूँ और अच्छे से हूँ और मैं आ जाऊंगा। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में फंसे आसाराम को कल जोधपुर सेशन कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में गवाहों और दिल्ली पुलिस की ASI से जिरह हुई। आज इस मामले में अगली सुनवाई होगी। लड़की के माता पिता के बयान दर्ज होंगे। इससे पहले कल आसाराम की पेशी के बाद उनके समर्थकों ने कोर्ट के बाहर बवाल किया। हंगामा कर रहे आसाराम के समर्थकों को पुलिस ने खदेड़ा। इन समर्थकों को कोर्ट तक लाने वाली एक सब इंस्पेक्टर को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसे थाने ले गई। मोदी सरकार के बजट के बाद नौकरियों में बम्पर इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री की माने तो मोदी सरकार के बजट की मदद से अगले 3 से 4 सालों में 50 लाख से 1 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी। ये नौकरियां ज्यादातर फ्रेशर्स के लिए होंगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जयपुर पहुंचे हैं। 16 जुलाई को वो जगतपुरा में एक NGO के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। साथ ही 17 जुलाई को वो लखनऊ में कुछ कार्यक्रम में शरीक होने वाले हैं। वाराणसी से इलाहाबाद रेल रूट के बीच में उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब मुंबई जा रही महानगरी एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंट गई। महानगरी एक्सप्रेस वाराणसी से मुंबई जा रही थी, वहीं इलाहाबाद स्टेशन पहुंचने से ठीक पहले ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। हादसे के बाद रेलवे के अधिकारियों ने फौरन घटनास्थल पर पहुंचकर उसका जायजा लिया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दिल्ली के शकरपुर इलाके में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बाइक का बैलेंस बिगड़ा और वो फुटपाथ से जा टकराई। बाइक सवार दोनों शख्स नोएडा की तरफ से जा रहे थे। यूपी के मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 लोगों की जान ले ली। नेशनल हाईवे पर बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मेरठ में सड़क हादसे के दौरान जख्मी कावड़िए की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल नेशनल हाईवे DCM और टैंकर के बीच में जोरदार टक्कर में करीब 2 दर्जन कावड़िए जख्मी हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए मेरठ मेडिकल लाया गया था। यूपी के गोंडा से काशीगंज जा रही गोकुल एक्सप्रेस के इंजन में बहराइच के रिसिया के पास अचानक आग लग गई। ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोका। राजस्थान के अलवर में शहर के बीचों बीच स्थित विशाल मेगामार्ट में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग से करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने DTC के मिलेनियम बस डिपो के कंट्रोल रूम से 7 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने विरोध करने पर DTC के कैशियर को ताबड़तोड़ चाकू मारकर घायल भी कर दिया। बदमाशों की संख्या 5 से 7 बताई जा रही है। बस डिपो के कैश सेक्शन में रोज 2 कैशियर होते हैं, लेकिन वारदात के वक्त सिर्फ एक ही मौजूद था। बदमाशों ने कमरे में रखा 7 लाख रुपए लूट लिया और विरोध पर कैशियर को चाकू मारकर जख्मी भी कर दिया। हैरानी की बात यह है कि DTC के मिलेनियम बस डिपो में रोजाना 8 से 10 लाख कैश मौजूद होता है, लेकिन उसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती। यहां तक कि डिपो में CCTV कैमरे तक नहीं लगे हैं। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में राम नरेश नाम के वकील ने मामूली झगड़े में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के गुरदासपुर में एक ASI को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि ASI जमीन से जुड़े एक मामले को सुलझाने के लिए एक परिवार से 35,000 रुपए घूस मांग रहा था।